चलो, तो आज अपन आलोक धनवा यानी हिंदी का एक अच्छा सा श्रेष्ठ बढ़िया सा कवि है। मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और यहाँ पर जो उनकी एक छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी पतंग, वो दी गई है। इस पतंग कविता के माध्यम से इन्होंने बाल मन की जो चेष्टाएं होती है, बाल मन की जो बच्चों के मन की जो भावनाएं होती है, उनको स्पष्ट किया गया है। जन्म से ही जब बहुत छोटे थे उसी समय ये लिखना शुरू कर दिया। वर्तमान में भी अभी भी ये जो लेखन है ये कर रहे हैं और इनका जो लेखन है उसके जो विषय है वो विषय वर्तमान या वर्तमान समय के इस प्रकार के हास्य व्यंग्य के या वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जो छोटे छोटे विषय हैं उन विषयों को लेकर के और इन्होंने यहाँ कविता लिखी है। और इनकी जो यहाँ कविता दी गई है आलोक धनवा की, वो कविता पतंग, जिसके अंदर बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाएं यानी बच्चों के मन की जो इच्छाएं होती है, बच्चों के मन के अंदर एक जो जोश जुनून होता है, बच्चे के मन की एक जो भावनाएं होती है, उसको पतंग से जोड़ करके देखा गया है कि जिस प्रकार से पतंग ऊपर उड़ती है, जिस प्रकार से पतंग बहुत ऊंची जाती है, जिस प्रकार से पतंग बहुत लंबी जाती है, उसी प्रकार से बच्चों के मन की भी जो भावनाएं हैं वो भी इसी प्रकार से है। बच्चों के मन है वो भी इसी प्रकार से, वो किस प्रकार से इस अपनी भावना से मन की एक जिज्ञासाओं को कितना ऊंचाइयों तक देखना चाहते हैं, तो पतंग से उनकी तुलना की गई है। और दूसरा यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि कवि ये कह रहा है कि बच्चों की जो इच्छाएं हैं वो आसमान के अंदर जो रंग बिरंगी जो पतंगें उड़ती हुई देखते हैं, उन पतंगों को देखकर उनके मन में भी एक रंग बिरंगी आशाएं जागृत होती है और वो आशाएं कितनी ऊपर उड़ रही है, आशाएं कितनी ऊंची जा रही है, उस आशाओं के साथ वो भी बच्चे भी आशाओं के साथ, भले वो जमीन के ऊपर है, भले वो धरती के ऊपर है, लेकिन उन आशाओं के साथ वो भी उस लंबाई के साथ उड़ना चाहते हैं। एक प्रकार से बाल मनोविज्ञान का जो एक पुट यहाँ उन्होंने दिया है, रंगीन दुनिया का और विभिन्न प्रकार से जो एक मानवीकरण किया है, वो इस कविता के अंदर बहुत अच्छा है। ये इनकी काफी लंबी कविता है और इसका जो एक तीसरा भाग है वो इस अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर शामिल किया गया है पतंग कविता का। इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है और इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली में लिखी गई है और लक्षण शब्द शक्ति का इसके अंदर अच्छा खासा प्रयोग किया गया है। और मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा अलंकार का भी और पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, इन अलंकारों का भी अच्छा प्रयोग है वो कवि ने यहाँ पर किया है। यानी इस कविता के माध्यम से एक अच्छी खासी बच्चों की जो मनोभावना है वो ली और यहाँ पर एक प्रभात या एक सुबह की जो उजास होती है, प्रकाश ज्ञान को उस दृष्टिकोण से रख करके एक अच्छे तरीके से वर्णन करके और समझाने का है जो प्रयास किया गया है। चलिए अपन शुरू करते हैं पतंग कविता। कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़। अब देखो, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। देखो बौछारे का मतलब था वर्षा की बौछार। आपने यहाँ मानसून का समय निश्चित होता है कि सावन वैशाख के अंदर वर्षा होती है, सावन भाद्रपद या जिसको भादो, यानी सावन और भाद्रपद दो हिंदी के वे महीने होते हैं जिनके अंदर पूरी तरह से यहाँ पर जो वर्षा है वो होती है। और जैसे ही भादो चला जाता है उसके बाद धीरे धीरे वर्षा कम हो जाती है, उसके बाद बसंत जिसको एक वो कहते हैं ना शरद ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। यानी सर्दी और गर्मी के, वर्षा और सर्दी के जो बीच का एक जो 2 महीने का टाइम पीरियड है, ना उस समय ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है, मौसम बहुत सुहाना है। ऐसे समय में या ऐसे समय में कवि कह रहा है कि बरसात की जो तेज बौछारें यानी बरसात के मौसम की जो तेज बौछारें थी
बौछारें यानी पानी की जो गिरने की बूंदे होती है वो गई, भादो गया। अब यहाँ देखो भादो के दो अर्थ, श्लेष अलंकार में बहुत प्रयोग है। एक तो भादो का मतलब क्या है, भादो का मतलब है भाद्रपद महीना, भाद्रपद महीना, ठीक है। जो हिंदी महीना होता है अपना एक तो यहाँ भादो का मतलब क्या लिया गया है, भाद्रपद महीने से लिया गया है। और दूसरा यहाँ इसका जो श्लेष अलंकार के नाम जो दूसरा अर्थ है वो यहाँ क्या है, अंधेरा। अंधेरा यानी रात भर जो अंधेरा रहता है, जैसे ही सुबह होती है, पक्षियों के चहचहाने की आवाज, प्रभात होती है, सूर्य का जो उदय होता है, उसके साथ ही उजास आता है, प्रकाश आता है, तो अंधेरा छट जाता है। तो वैसे ही दूसरा या भादो का क्या मतलब है, अंधेरा। इसका मतलब इस भादो शब्द में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। जब एक ही शब्द से दो अलग अलग चिपके हुए अर्थ निकलते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी जब एक ही शब्द से दो अलग अलग चिपके हुए अर्थ निकलते हैं तो वहां पर जो अलंकार होता है वो कौन सा होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। सवेरा का मतलब देखो, सवेरे के भी दो अर्थ है। सवेरे का मतलब क्या है, एक तो सवेरे का मतलब है सुबह, ठीक, तो ये तो भाद्रपद जैसे महीना सुबह। और दूसरा जो सवेरे का मतलब है वो क्या है, उजाला, यानी अंधेरे का अपोजिट उजाला, यानी ज्ञान, उजाला जिसको कह सकते हैं। यानी दूसरे तरीके से अपन ये भी कह सकते हैं जो शरद ऋतु का, यानी शरद है वो भी जिसका प्रतीक है उजाले का। यानी उस समय आनंद उमंग आ गई है, पतंग का मौसम आ गया है कि आपने देखा होगा कि पतंग बच्चे उड़ाते हैं मकर संक्रांति को किस प्रकार से। तो कभी ये कह रहा है कि भादो महीने की विदाई हो गई है, भाद्रपद जो महीना है वो चला गया है और अब उसके बाद क्या आ गया है, धीरे धीरे शरद ऋतु का आगमन हो गया है। शरद ऋतु अपने हिंदी महीनों के अनुसार जो ऋतुएं होती है वो कितनी होती है, 6 ऋतुएं होती है, ठीक है। सर्दी, वर्षा, गर्मी, ये तो 3 मुख्य। उसके बाद हेमंत, शिशिर और शरद। हेमंत, शिशिर और शरद, ये 6 ऋतुएं होती है। उसके अंदर से शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। यानी शरद ऋतु के आगमन के समय कुल मिलाकर के वातावरण है बहुत ही आनंददायक, बहुत ही अच्छा। प्रभात के समय की लालिमा, ठंडा सूर्य उग रहा है उस समय के दृश्य, यानी कुल मिलाकर के एक आनंददायक माहौल है वो यहाँ पैदा होता है। तो आलोक धनवा ने एक प्रभातकालीन वेला का सुंदर सा चित्रण है वो यहाँ पर किया है, ठीक है। अब शरद ऋतु का जो प्रकाश है, यानी शरद ऋतु का मतलब क्या, वो ठंडी होती है, यानी व्यक्ति को प्रकाश देने वाली, अपन ये ज्ञान कह सकते हैं। तो यहाँ जो शरद ऋतु है, ये जो शरद शब्द है इसके अंदर भी श्लेष अलंकार होगा। क्यों, क्योंकि इसके भी दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो ऋतु के संबंधित यानी शरद ऋतु से, और दूसरा उजाला या प्रकाश, यानी अंधेरा चला गया है और प्रकाश आ गया है। या फिर अपन ये कहें कि भाद्रपद महीना चला गया है और कौन आ गया है, शरद ऋतु आ चुकी है, यानी भाद्रपद महीना खत्म होते ही वर्षा चली गई उसके साथ और अगले शरद ऋतु का आगमन हो गया है और उसके अंदर एक आनंददायक जो प्रकाश है वो फैल गया है चारों तरफ। क्योंकि उस समय का जब सूर्य उदय होता है, यानी इस शरद ऋतु के अंदर जब सूर्य उदय होता है उस समय की जो सूर्य की जो लालिमा होती है, सूर्य की जो अच्छी एक सुंदर सी जो ठंडक होती है, सूर्य का जो प्रकाश एक ठंडक और शीतलता देने वाला होता है, वो देखते ही बनता है उस समय का वो बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य होता है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब यहाँ देखो, खरगोश की आंखों जैसा, इसका मतलब सीधा है, कौन सा अलंकार आ जाएगा, तो उपमा अलंकार आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या की गई है, समानता दर्शाई। क्या दर्शाई गई है, समानता, यानी सवेरे की समानता किससे, खरगोश की लाल आंखों से की गई। तो यहाँ देखो कवि क्या कह रहा है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी खरगोश की आंखें जैसे लाल होती है, वैसे ही जब उस क्षितिज के ऊपर, क्षितिज समझते हो जहां आसमान और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं ऊपर से यूं नीचे, तो क्षितिज के अंदर जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय सूर्य एकदम लाल दिखता है, गोला टाइप से दिखता है, एकदम पूरी तरह से लाल और गोला टाइप से दिखता है। और उस समय जो सूर्य की जो लालिमा है,
सूर्य जो एकदम लाल गोला दिख रहा है वो ऐसे दिख रहा है जैसे खरगोश की आंखें लाल होती है। उसी प्रकार का शरद ऋतु का सूर्य किसके समान? खरगोश की लाल आंखों के समान। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी शरद ऋतु के अंदर जब सूर्य उदय होता है तो उसकी जो लालिमा होती है ऐसे दिखती है जैसे खरगोश की लाल आंखें हैं। शरद आया फूलों को पार करते हुए, यानी शरद का मतलब क्या? तो शरद का मतलब एक तो हो जाएगी ऋतु और दूसरा क्या हो जाएगा? उजाला या प्रकाश। अब देखो कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि शरद आया फूलों को पार करते हुए। तो फूलों को पार यानी चलने की क्रिया, फूलों को पार का मतलब क्या? चलने की क्रिया, यानी चलता कौन है? मानव। इसका मतलब इसके अंदर कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण। कौन सा हो जाएगा? मानवीय। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीय। यानी जो ये शरद ऋतु है इसका उन्होंने अच्छे से मानवीकरण किया है, यानी जिस प्रकार आदमी चल करके आता है वैसे ही कवि कह रहा है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, यानी पुलों को पार करते हुए, यानी धीरे धीरे वो प्रकाश, वो जो सूर्य उदय हुआ है एक खरगोश की लाल आंखों जैसा, उसका उजाला, उसकी रोशनी धीरे 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 क्या है गांवों तक या खेत खलियानों तक पुलों को पार करते हुए गांव में है वो पहुंच रही है। ठीक है, तो मानवीकरण करते हुए कह रहा है कि जो सूर्य सुबह उगा है उसकी जो खरगोश जैसी लाल आंखें हैं और अब वो धीरे धीरे सूरज है वो मानवीकरण करते हुए कह रहा है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल, यानी चमकीली साइकिल किसको कहा है? यानी उसके प्रकाश को, उसकी रोशनी को, यानी वो अपनी साइकिल को तेज चलाते हुए, यानी अपनी रोशनी, अपने प्रकाश को लेते हुए फटाफट फटाफट। अपन कहते हैं सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? जापान में। तो वहां पहले सूर्योदय होता है तो वहां प्रकाश रोशनी पहले फैलती है। तो वही बात कह रहा है कि जैसे जैसे प्रकाश आगे बढ़ रहा है तो वो किसके ऊपर? तो ये भी यहाँ इस पंक्ति के अंदर भी क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है, यानी साइकिल चलाना, तेज चलना, ये कौन करता है? ये मनुष्य करता है। इसलिए कहा है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यानी वो कह रहा है कि जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को जो पार करता हुआ है वो आ रहा है। यानी यह चमकीले इशारों से वो किसके लिए कह रहा है? यानी वो कवि ये कह रहा है ऐसे मौसम के अंदर जो बच्चे होते हैं वो दौड़ करके आ जाते हैं और अपनी पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। यानी बच्चों की जो ये दौड़ है, बच्चों की इससे तुलना कर रहा है। वो ऐसे मौसम के अंदर, ऐसा प्रभातकालीन मौसम होते ही बच्चे दौड़ करके आ जाते हैं और वो अपनी पतंग लेकर के और पतंग को उड़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कवि अपने इन चमकीले इशारों से किसको इशारा कर रहा है कि प्रभात हो गया है, उजाला हो गया है, बहुत शीतलदायक है और साइकिल चलाते हुए जो उजाला, प्रकाश, सवेरा वो आ पहुंचा है। अब वो बच्चों को इशारा कर रहा है कि वो भी आए और यहाँ पर अपनी पतंग है उसको उड़ाए। अब देखो जोर जोर से दो बार आएगा तो इसके अंदर कौन सा अलंकार हो जाएगा? एक ही शब्द जब वापस आए तो उसका वही अर्थ, दूसरा अर्थ भी वही अर्थ निकले तब उसके अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। यानी जोर जोर से उसी शब्द के ऊपर ज्यादा बाहर आ रहा है, इस कारण से यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड, यानी वो प्रभावशाली तरीके से जो सुबह का जो मौसम है, सुबह की जो लालिमा है, सुबह की जो रोशनी है, सुबह की जो चारों तरफ एक वो जो किरणें चाहिए, उस किरणों के अंदर कभी ये कह रहा है कि वो प्रभात, वो उजाला, वो सवेरा इशारों से किसको बुला रहा है? तो वो इशारों से बच्चों के उस झुंड को बुला रहा है जो बच्चों का झुंड क्या करता है? पतंग उड़ाता है। यानी उन बच्चों के झुंड को बुला रहा है जो बच्चों का झुंड पतंग उड़ा रहा है, उनको बुला रहा है। यानी दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि कभी ये कह रहा है कि शरतकालीन जो वातावरण है उस शरतकालीन वातावरण के अंदर पूरी तरह से चारों तरफ से मतलब माहौल है
वो ठंडा मौसम है, सूर्य का उदय हो रहा है। सूर्य जब उदय हो रहा है तो एकदम लाल लाल खरगोश की आंखों की तरह उसको उपमा दी गई है। जब वो ऊपर आता है तो चारों तरफ अपनी रोशनी फैला देता है, अपना प्रकाश फैला देता है, और इस प्रकाश के अंदर वो जैसे प्रकाश फैलता है तो अपने चमकीले इशारों से, चमकीले इशारों का मतलब सूरज की ओजास, सूरज की वो रोशनी, उसके अंदर वो बच्चों को बुला रहा है कि देखो कितना ठंडा मौसम है, कितना अच्छा माहौल है, तुम आओ और इस आकाश के अंदर अपनी जो पतंग है वो उड़ाओ। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अपने चमकीले इशारों को, इशारों का मतलब तो समझते ही हो क्या होता है, संकेतों से ना। इशारों का मतलब क्या होता है, संकेतों से, ठीक है, संकेत करना, इशारा करना। यानी कवि ये कह रहा है कि अपने संकेतों से बच्चों को है वो बुला, ठीक है, चमकी से इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। अब देखो आकाश को मुलायम बनाना मतलब बनाना ही मानवीकरण, तो इस पंक्ति में भी क्या किया गया, कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। यानी कवि ये कहना चाहता है कि शरद ऋतु का जो वातावरण है वो बड़ा आनंददायक, मुलायम, ठंडा, मतलब आसान है, उसको देख करके मन प्रसन्न हो जाता है, मन के अंदर एक आनंद आ जाता है, मन के अंदर एक उमंग आ जाती है, मन के अंदर एक जोश और जुनून आ जाता है। तो उसके बारे में वो बात कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, यानी बच्चों के अंदर एक जोश, जुनून जगा, उत्साह पैदा करने का भाव कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। यानी मुलायम का मतलब समझे, सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत ज्यादा कोमल, बहुत ज्यादा मुलायम, बहुत ज्यादा कोमल, सॉफ्ट जो होता है वो। तो यानी कवि ये कह रहा है कि शरद ऋतु में आकाश को इतना मुलायम कर दिया है, आकाश के अंदर इतनी शालीनता, आकाश इतना ठंडा है, इतनी अच्छी वाली हवा वगैरह चल रही है, जिसके अंदर इतना आनंद है कि वो पूरी तरह से एक आनंद के साथ माहौल है, और इस माहौल के अंदर बच्चे आसानी से आकर के और क्या कर सकते हैं, आसानी से अपनी पतंग वगैरह उड़ा सकते हैं। तो बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, ऊपर उठ सके का मतलब था पतंग और ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। यानी दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंगें होती है, रंग बिरंगी होती है, बहुत ज्यादा हल्की होती है, एक लकड़ी लगी हुई, कागज लगा हुआ था तो बहुत हल्की होती है, इसीलिए कभी कह रहा है वो दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज है, और बच्चे उसी हल्की और रंगीन चीज को पूरी तरह से खोए हुए उसी में रहते, तो वो कहते हैं वो बहुत ज्यादा लंबी, यानी पतंग ऊंची उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज, यानी पतंग का जो कागज है वो बहुत पतला है, बच्चे उसको क्या करेंगे, अभी उड़ाएंगे। बांस की सबसे पतली कमानी, कमानी का मतलब होता है लकड़ी, कमानी का मतलब क्या होता है, लकड़ी, यानी उसके अंदर एक बांस की लकड़ी लगी रहती है। आपने देखा होगा इस प्रकार का ये वो पतंग होता है, तो इसके अंदर वो इस प्रकार की वो लगी रहती है, तो लकड़ी यहाँ से वो बांधते और रस्सी डालते हैं, तो ये बीच वाली लकड़ी है इसको कमानी बोलते हैं। जो बीच की जो पतंग के अंदर लकड़ी लगी हुई होती है, जो पतले कागज को उसके अंदर बांध करके और रखती है, तो उस लकड़ी की जो पतंग है वो और ज्यादा उड़ सके, इन पतंगों को वो आसानी से ऊंची हवा के अंदर उड़ा सके। इसीलिए जो लेखक है, सॉरी जो कवि है, वो ये कह रहा है कि ये रंगीन और हल्की जो पतंग है ये आकाश के अंदर ऊपर उड़ सके, इसीलिए आकाश है वो क्या है, पूरी तरह से मुलायम और पूरी तरह से आनंददायक है। कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब देखो फिर शुरू हो सके, यानी उस पतंग जैसे उड़ता है, बच्चे कहते हैं देखो वो मेरी पतंग कटी, वो मेरी ये गई, ये गया, वो गया, जोर से चिल्लाना, सीटियां मारना, मतलब एक प्रकार से बच्चों के अंदर जो एक प्रकार का क्या उत्साह दिखाई देता है। यानी जब पतंग ऊंची चलती है, देखो मेरी पतंग ऊंची जा रही है, मैंने उसकी पतंग काट दी, देखो वो गिर गई, वो ऐसा हो गया, वो वहां चली गई, वो ऐसे हो गई, मतलब एक जोश, जुनून, उत्साह का जो भाव होता है वो वहां दिखाई देता है। एक उत्साहपूर्ण जो पतंग लंबी सी उड़ती है, उस पतंग का एक जो भाव होता है वो दिखाई देता है कि बच्चे उस रंगीन पतंग